हेलो एवरीवन। आरएमएल में निकली है एक नई भर्ती। इसमें आप एलिजिबल है या नहीं, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, मिनिस्ट्रल एंड अदर, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की एंड ग्रुप डी की पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। ये जिस दिन एप्लीकेशन ओपन होगा उसके एक माह के भीतर उसकी लास्ट डेट होगी, और इसके जो एप्लीकेशन है वो अक्टूबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आपके खुलेंगे। ठीक है, आवेदन के लिए हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी और पोस्ट देख लेते हैं कि हम उसमें एलिजिबल है भी या नहीं, या पोस्ट या हमारे लिए है भी या नहीं। सबसे पहले हम पोस्ट से बात कर ले तो थोड़ा अच्छे से आपको पता चल जाएगा। प्रोग्रामर की पोस्ट है यहाँ पे, कुल 2 पोस्ट है यहाँ पे। मेडिकल फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट है। रेडियो सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी 1 पोस्ट है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 32 पोस्ट है। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए 30 पोस्ट है। और रिसेप्शनिस्ट के लिए टोटल 8 पोस्ट है। ये कैटेगरी और पे स्केल की बात करें, पे स्केल की भी बात कर लेते हैं। प्रोग्रामर, मेडिकल फिजिक्स एंड रेडियो सेफ्टी ऑफिसर का एक ही पे स्केल है, लेवल 10। अब लेवल 10 में सैलरी कितनी मिलती है वो भी बता दूंगा, और पहले हम देख लेते हैं 3 और पे स्केल की। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए लेवल 1 है। स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 है। और रेडियो सॉरी रिसेप्शनिस्ट के लिए लेवल 5 है। अब बात करते हैं एक चीज़, जो आपकी जो पोस्ट है उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है जो पीडब्ल्यूडी में, तो उसमें रिसेप्शनिस्ट, स्टेनोग्राफर और हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट है। एक एक पोस्ट पर पोस्ट ईच रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये आपके जो इनमें से, अगर आप इनमें से किसी में भी आते हैं तो इस कैटेगरी से आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप नहीं आते हैं तो आपको जो जो आपकी नॉर्मल कैटेगरी है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, किसी से भी आप जो भी हो आप उससे कॉमनली भर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करते हैं आपके पेस के लिए। तो लेवल 10 में आपको कितनी सैलरी मिलेगी? 56,100 से प्लस अलाउंसेस मिलेंगे। लेवल 5 में आपकी मिलेगी 29,200 प्लस अलाउंसेस। लेवल 4 में 25,500 प्लस अलाउंसेस। लेवल 1 में 1800 प्लस अलाउंसेस। ये 1800 ग्रेड पे है, सॉरी 18,000 प्लस अलाउंसेस। ये 1800 ग्रेड पे, ये 2400 ग्रेड पे, ये 2800 ग्रेड पे, ये 5400 ग्रेड पे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में आप एलिजिबल है भी या नहीं ये आपको पता होना चाहिए। कुछ पोस्टर्स में एक्सपीरियंस है, कुछ में नहीं है। तो पहली पोस्ट से हम बात करते हैं प्रोग्रामर की। तो जो प्रोग्रामर की पोस्ट है इसमें केवल बीटेक चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, या फिर अथवा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो मतलब ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों ही एलिजिबल है। तो ये बहुत अच्छा मौका है उन प्रोग्रामरों के लिए। ठीक है, मेडिकल फिजिक्स की अगर बात करें तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए फिजिक्स में। ठीक है, और पीजी चाहिए प्लस, यहाँ पे और या वो नहीं लिखा है, प्लस लिखा हुआ। पीजी डिप्लोमा चाहिए रेडियोलॉजिकल में या मेडिकल फिजिक्स में, प्लस आपको 12th मंथ का इंटर्नशिप चाहिए रिकॉग्नाइज्ड रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। ये चीज़ का ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एग्जिट है, कोई इसमें कंफ्यूजन की चीज़ है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ी डील दी जा रही है यहाँ पे कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो बेसिक साइंस डिग्री मतलब बीएससी भी हो तो फिजिक्स में एज ए मेन सब्जेक्ट तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए रेडियोलॉजी और मेडिकल फिजिक्स में, और 12th मंथ का इंटर्नशिप होना चाहिए रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे बस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी, यहाँ पे बीएससी हो गई, बट फिजिक्स मैंडेटरी है। नेक्स्ट चलते हैं आपके रेडिएशन थेरेपी सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए फिजिक्स में। ठीक है, रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पीजी डिप्लोमा चाहिए रेडियोलॉजिकल मेडिकल फिजिक्स डिपार्टमेंट में, और 12th मंथ का इंटर्नशिप चाहिए। बट एक और चीज़ में ऐड हो जाती है आरएसओ क्वालिफिकेशन विद एईआरबी। एईआरबी में आपको बता दूं, यहाँ पे एईआरबी यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है। ठीक है, वहाँ के उसके जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, आरएसओ क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, यहाँ इसमें केवल कुछ चीज़ों का डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फिजिक्स में दिया गया, यहाँ पे बेसिक डिग्री मतलब बीएससी एज ए फिजिक्स सब्जेक्ट, एज ए मेन सब्जेक्ट, बस इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर बात करें बाकी सारी चीज़ें सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट की। इसमें 10th पास चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल क्लासिफिकेशन मतलब एक्सपीरियंस होना डिजायरेबल है, जो एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है। ठीक है, सिविल या मिलिट्री हॉस्पिटल में आपने काम किया होना चाहिए मेडिकल डिपार्टमेंट एज ए अंडर द विधि और मेडिकल प्रैक्टिस के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेनोग्राफर की अगर पोस्ट की अगर बात करें तो ग्रेजुएट चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, एवं ठीक है मतलब केवल ग्रेजुएशन चाहिए 55% के साथ। आपकी स्टेनो की स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी और इंग्लिश दोनों। टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की 40 और हिंदी की 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अगर एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट अगर हुए जो कि बाईलिंगुअल, क्योंकि इन्हें दोनों चाहिए। ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ हिंदी इंग्लिश वाले दोनों एब्सेंस मतलब कैंडिडेट कम हुए तो इंग्लिश को वरीयता दी जाएगी, मतलब जिसको हिंदी का आता है उसको। ठीक है, पर यहाँ पे बात करते हैं स्टेनोग्राफर कैंडिडेट की है। ठीक है, जैसे हिंदी इंग्लिश इसमें दोनों बोला, तो जिसको इंग्लिश की आती है उसको वरीयता दी जाएगी, और ये केस टाइपिंग में भी होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, रिसेप्शनिस्ट के लिए आपको केवल डिग्री चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, डिप्लोमा इन पब्लिक जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशन। एक्सपीरियंस अगर इसमें हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग 2 रूल जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया तब भी आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। फर्स्ट रूल ये है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट हो एक्सपीरियंस का, उसमें इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल और एजेंसी का, उसमें लेटर नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ इशू होना चाहिए, नंबर ऑफ ऐड कितने हैं उस पर्टिकुलर, वो चीज़ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विदाउट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो विदाउट, अगर ऐसा हुआ तो इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट, हाँ राइट की स्पेलिंग गलत है पर जो भी है सो ठीक है, टू रिजेक्ट द कैंडिडेट एट एनी स्टेज। ठीक है, दूसरी कंट्रोल कंडीशन इसमें क्या है कि एक्सपीरियंस जो है वो आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पोस्ट मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं,
पोस्ट का मतलब ये आपकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी इसमें एलिजिबिलिटी है वो आप जैसे अपने मालूम मान चलते ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन चला उसके साथ अपने टाइम पार्ट टाइम कर रहे थे तो आपका वही चल गया। अब बात करते हैं एज की। आयु सीमा जो आपकी है इसमें मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 है। बट किस दिन से 18 किस दिन से 40 गिनी जाएगी? फॉर्म भरने की लास्ट डेट को। ठीक है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। ठीक है, तो अंतिम तिथि के अकॉर्डिंग मतलब अगर जिस भी इसकी फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट जो भी होगी उस दिन से आपकी 18 कैलकुलेट की जाएगी। एक बात में जो मैंने स्टार्टिंग बताई वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक, ठीक है, तो ये आप मान के चलते हैं ये नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक चलेगा। ठीक है, तो तब तक अगर आपकी 18 हो रही है तो इसके लिए रेडी हो जाओ, और 40 अगर खत्म हो रही है तो इसके लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, वही डेट कंसीडर की जाएगी। दूसरी बात ये है, अभी इसकी ऑफिशियल डेट यही अनाउंस्ड है, मंथ ऑफ वीक अनाउंस्ड है, जब एक्टिव होगी तब आपको क्लियर कट और मिल जाएगा। दूसरी बात मैंने ऐसे क्यों कहा कि एक एक फर्स्ट या सेकंड वीक नवंबर तक चलेगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 30 डेज 1 मंथ। ठीक है, जिस दिन निकलेगी उसके 30 दिन तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, तो सीधा क्लियर कट हिसाब है। आयु सीमा के बारे में जो भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, वो आपको केवल यूपी के कैंडिडेट को मिलेगा, अदर स्टेट कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। वैसे भी 40 वर्ष बहुत होता है, मुझे नहीं लग रहा किसी को ज़रूरत भी होगी। ठीक है, अगर ज़रूरत भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरत नहीं होगी, अगर किसी को ज़रूरत भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, वो केवल यूपी कैंडिडेट में, अदर स्टेट कैंडिडेट अनरिजर्व में फॉर्म भर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, भले आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई मतलब नहीं होता। ये रूल हर स्टेट का अपना अपना वरी करता है। दूसरा, दो रूल सुन लो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जो आपको पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। पहली बात, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अगर अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र डीवी के वक्त देने में विफल होता है, ठीक है, तो उसे यूआर मान लिया जाएगा। पर अगर ओबीसी का कैंडिडेट अगर एनसीएल का है, ठीक है, वो अगर ये अपना सर्टिफिकेट देने में विफल होता है तो उसको यूआर नहीं माना जाएगा, उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना। आप ये सोचे कि अगर मेरा सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मैं यूआर कैंडिडेट पे सिलेक्ट हो जाऊंगा, दैट्स इट। पर नहीं, ईडब्ल्यूएस वाला हो सकता है पर आप नहीं हो सकते, मुझे ध्यान रखें। दूसरा, ईडब्ल्यूएस हो जाए, ओबीसी हो जाए, एससी हो, एसटी हो, किसको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा? उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी, ठीक है, उसी अभ्यर्थी को। नेक्स्ट, यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इन सभी आरक्षणों के लिए आपका देखो, यह छूट केवल उत्तर प्रदेश के निवासी के अनुमान होगा। ठीक है, तो जो भी आपको आरक्षण या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी रिजर्वेशन आपका, वो केवल एज ए यूआर में होगा। ठीक है, और अगर तथा अन्य अनुमान्य और राज्यों के आरक्षण, तो मैंने आपको एक लाइन में पहले ही बता दिया, यूआर कंसिडर किए जाओगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की केवल एक ही फीस है 1180, और एससी एसटी के लिए 708 रुपये, विकलांग के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है, अगर सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें दो स्टेजेस होती हैं, प्री और मेंस। ठीक है, और इसमें टाइपिंग का अगर होगा तो वो उसमें टाइपिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे वैसे और क्या चीज़ और कोई स्टेज दी गई है? नहीं दी गई है, अभी केवल दो ही तीन स्टेज दी गई हैं। इट्स डिपेंड अपॉन, यहाँ पे प्री होगा तो उसमें जो भी होगा उसमें जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो मुख्य परीक्षा में आपके बैठेंगे। ठीक है, तो इसमें जो जितनी आपकी वैकेंसी होंगी श्रेणी वाइज, उसके 10 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे मेंस के लिए। और मुख्य परीक्षा में अंतिम केवल मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर आपका चयन होगा। ठीक है, तो प्री आपका केवल एंट्री बैरियर है और मेंस आपका सिलेक्शन बैरियर है। ठीक है, ध्यान रखना। अंतिम चयन मेरिट सूची के अनुसार श्रेणीवार आरक्षण के आधार पर की जाएगी। तो 10 गुना कैंडिडेट मतलब जिसमें भी जितने पोस्ट आप उसके 10 टाइम देख लें, उतने कैंडिडेट केवल मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे। अंक समान होने की स्थिति में ये आपकी कंडीशन फॉलो की जाएंगी। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, आपका प्री होगा, मेंस होगा, इसके बाद टाइपिंग होगा जिसमें टाइपिंग मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज, चयन प्रक्रिया में 2 चरण स्क्रीन पर, और आपका पेपर दोनों भाषाओं में आएगा। बहुत से लोगों का रहता है डर कि हिंदी में आएगा कि नहीं आएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका पेपर आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है आपकी। नेक्स्ट, यहाँ पे और कुछ मुझे नहीं लग रहा आपके लायक है। ठीक है, बाकी सब केवल वहाँ हिंदी में लिखा था, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल लिंक अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, एनओसी सर्टिफिकेट केवल उसी कैंडिडेट को लगाना है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट में। ठीक है, अगर वो कहीं प्राइवेट कर रहा है तो उसका कुछ ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो उसकी टेंशन की लेने की ज़रूरत अब नहीं है। आप गवर्नमेंट में काम कर रहे थे या कर रहे हैं, ठीक है, केवल उन्हीं केसेस में। ठीक है, लिंक ऑफिशियल लिंक जो है वो आपका ये है www.drrmlis.ac.in। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस हेल्प डेस्क नंबर पे और ये ऑफिशियल मेल आईडी पे आप डिस्कस कर सकते हैं। पहले आपको जाते जाते मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर आपके एप्लीकेशन लिंक ओपन होंगे। अभी जहां तक ये है कि जो प्रीवियस नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, उनके एग्जामिनेशन इस महीने में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपके हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद पूरा पूरा यही है, क्योंकि प्रीवियस जो थे आपके वो सारे
सारे हो चुके हैं। अब जो 2025 में जो आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट आई थी, ठीक है, उसका मतलब नहीं हुआ था, ठीक है, तो जनवरी फरवरी में आपके मतलब फिलिंग तक चले गए, तो वो सारे अब उनका सेलेक्ट मतलब एग्जामिनेशन होगा, उसी के बाद आपका भी हो जाएगा जल्द से जल्द। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इंटरव्यू लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।